हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सोशल मीडिया पर अचानक क्यों वायरल होने लगी जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत से अलग दिखाने वाली सऊदी की करेंसी। जी हां दोस्तों, भारत के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद भी सऊदी अरब का एक बार फिर पाकिस्तान प्रेम जाग गया है। बताएंगे बड़ी खबर आपको, और साथ ही साथ बताएंगे जहां सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान, और साथ ही साथ बताएंगे आपको जहां जम्मू कश्मीर में G20 बैठक भारत के अहंकार का सबसे बड़ा सबूत बताएंगे। बौखलाए बिलावल भुट्टो ने फिर एक बार दे दिया है भारत के खिलाफ जहरीला बयान, जिसके बाद खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने बिलावल भुट्टो को दे दिया करारा जवाब। जी हां, साथ ही साथ बहाल होगी पुरानी पेंशन, रद्द होगी नई पेंशन, सरकार ने लिखी चिट्ठी, इनको मिलेगा फायदा। दोस्तों सारी जानकारी बताएंगे विस्तार से, तो आराम से बनेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश और भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ सोशल मीडिया पर आखिर क्यों वायरल हो रही जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत से अलग दिखाने वाली सऊदी करेंसी। बता दे भारत के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद सऊदी अरब का एक बार फिर पाकिस्तान प्रेम जाग गया है। सऊदी अरब ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चल रहे 3 दिवसीय G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में आने से इनकार कर दिया है। बैठक से पहले ही पाकिस्तान ने कई मुस्लिम देशों से इस समिट में भाग न लेने की अपील की थी। सऊदी अरब के अलावा चीन और तुर्की ने भी इस समिट में हिस्सा नहीं लिया है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में भारत के साथ सऊदी अरब के रिश्ते ठीक हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर संबंधों में खटास आती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक सऊदी अरब ने G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में शामिल न होने की वजह नहीं बताया है। हालांकि इसे कश्मीर मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया हो। इससे पहले साल 2020 में जब सऊदी अरब ने G20 समिट की अध्यक्षता की थी, तब G20 समिट के लिए जारी की गई विशेष मुद्रा पर छपे मैप में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग बताया था। हालांकि तब भी भारत ने कड़ी नाराजगी जताई थी। नतीजन सऊदी अरब को यह करेंसी बदलनी पड़ी थी। ऐसे में सऊदी की यह करेंसी एक बार फिर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स सऊदी अरब को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जी हाँ, आप दोस्तों ये सऊदी अरब की करेंसी देख पा रहे होंगे जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। करेंसी पर एक तरफ सऊदी किंग सलमान की फोटो है, दूसरी तरफ सऊदी G20 का लोगो है। करेंसी का दूसरी तरफ वर्ल्ड मैप है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया है। बस सऊदी अरब के इसी रवैये पर यूजर्स भड़क उठे। साल 2020 में भी भारत सरकार ने सऊदी अरब को उसकी हरकत पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। जी हाँ, और एक बार फिर भारत के G20 में शामिल ना होकर सऊदी अरब ने क्या मैसेज देने की कोशिश की है भारत को। दोस्तों आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं, इस पर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और मौकों पर भारत उसका अच्छा खासा दोस्त बन जाता है, लेकिन जब भारत कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब से कोई भी रिक्वेस्ट करता है, उस समय सऊदी अरब अलग ही दुनिया में चला जाता है। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती ही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर क्यों सऊदी अरब भारत के G20 में शामिल नहीं हुआ होगा? लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब भारत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया था, उस वक्त भी सऊदी अरब शांत ही रहा था। वहीं इन सालों में सऊदी अरब ने भारतीय परंपरा योगा को अपनाया है और सऊदी में दर्जनों योगा केंद्र भी खोले गए हैं। वहीं सऊदी अरब की स्कूली किताबों में हिंदू धर्म के बारे में भी पढ़ाया जाना शुरू किया गया है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ सालों के बाद सऊदी अरब भी इस तरह के सम्मेलनों में शिरकत करने लगेगा, क्योंकि भारत और सऊदी अरब में संबंध मजबूत हुए हैं। बहरहाल आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सिडनी में पीएम मोदी का बहुत बड़ा ऐलान, ब्रिस्बेन में खोला जाएगा भारत का नया कॉन्सुलेट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को घोषणा की है कि प्रवासी भारतीयों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए भारत ब्रिस्बेन में एक वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने यहां प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ना बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि आज मैं आपके पास आया हूं तो एक घोषणा भी करने जा रहा हूं। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की गहरी होती साझेदारी प्रत्येक भारतीय को सशक्त करेगी, क्योंकि उनके पास प्रतिभा और कौशल की ताकत है और साथ ही साथ अपने सांस्कृतिक मूल्य भी हैं। उन्होंने कहा यह मूल्य आपको ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ घुल मिलकर रहने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। पीएम मोदी ने सिडनी के उपनगर लिटिल इंडिया की आधारशिला रखने में उनका समर्थन करने के लिए अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष को धन्यवाद दिया। हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया घोषित करने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री
अल्बनीज ने सामुदायिक कार्यक्रम में पीएम मोदी का स्वागत करते हुए किया। हैरिस पार्क पश्चिमी सिडनी में एक केंद्र है जहां भारतीय समुदाय दिवाली और ऑस्ट्रेलिया दिवस जैसे त्योहार और कार्यक्रम को मनाते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय बसा हुआ है। ट्वीट में यह भी कहा गया है कि गेटवे भारत ऑस्ट्रेलिया दोस्ती और प्रवासी भारतीयों के इसमें अपार योगदान के प्रतीक के रूप में काम करेगा। सिटी ऑफ पोरामेटा ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि हैरिस पार्क एक संपन्न, गतिशील, बहुसांस्कृतिक केंद्र है जो संस्कृतियों और बड़ी भारतीय आबादी के मेल जोल के लिए जाना जाता है। इसमें दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि एक ऐतिहासिक घोषणा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो भी ऑस्ट्रेलिया में लिटिल इंडिया की घोषणा की गई। ऐसे में अगर आप भी इस चीज से खुश है तो कमेंट में थैंक यू मोदी जी जरूर कहिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां दुनिया भर में हो रही दिल्ली की वाहवाही बौखलाए बिलावल भुट्टो ने कहा कि जम्मू कश्मीर में G20 बैठक भारत के अहंकार का सबूत। जी हां, एक बार फिर से बिलावल भुट्टो का भारत के कश्मीर को लेकर जहर जैसा बयान सामने आया है। बता दें, एक और जहां भारत जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग का आयोजन कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को इससे मिर्ची लग रही है। भारत के आमंत्रण पर दुनिया भर से मेहमानों ने बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भारत के कश्मीर की तरफ शिरकत किया। जम्मू कश्मीर पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सुर में सुर न मिलाने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि अस्थायी हितों के लिए स्थायी सिद्धांतों का बलिदान देना बुद्धिमानी नहीं है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में बिलावल ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। जी हाँ दोस्तों, आज की ये नई खबर है जहां जियो न्यूज के अनुसार बिलावल ने कहा कि आज मैं दुनिया से पूछता हूं कि क्या किसी देश को संयुक्त राष्ट्र के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं से मुकरने, अपने वादों को तोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुलेआम उल्लंघन करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत प्रतिबद्धताएं पवित्र हैं। उन पर न तो कोई अंतर्राष्ट्रवादी राजनीतिक दल निगरानी रख सकता है और न ही समय बीतने के साथ वे कमजोर हो सकती हैं। ऐसे में लगातार पीओके से भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की जा रही है बिलावल भुट्टो के द्वारा। ऐसे में हर भारतीयों का जवाब क्या होने वाला है बिलावल भुट्टो को लेकर कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आज जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर हमेशा की तरह, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें इसी से जुड़ी, जहां एक तरफ बिलावल भुट्टो भारत के खिलाफ जहर घोल रहे हैं, कश्मीर को लेकर जहरीले बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने कह दिया कि भारत अपने मामलों में रहा कामयाब। जी हां, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता और भारत पाकिस्तान संबंधों के जानकार बैरिस्टर हामिद बासानी ने एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान जो मर्जी कह ले लेकिन भारत G20 की कामयाब आयोजन करने में कामयाब रहा। उन्होंने कमर चीमा से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान सिर्फ उछल कूद रहा है, बिलावल भुट्टो सिर्फ पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। बैरिस्टर हामिद बासानी ने कहा कि श्रीनगर में G20 की बैठक ना हो, इसे रोकने के लिए भला बिलावल ने क्या किया? क्या वो यूनाइटेड नेशन गए? क्या उन्होंने G20 के सदस्य देशों से बात की? उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अवाम का बेवकूफ बनाया। तो वहीं चीन ने के शामिल ना होने पर उन्होंने कहा कि चीन कश्मीर को विवादित मानता है, इसीलिए नहीं कि पाकिस्तान विवादित मानता है, बल्कि इसलिए क्योंकि चीन भी अपने आप को कश्मीर का एक पार्टी मानता है। ऐसे में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान बौखला चुका है और 2 वक्त की रोटी चाहे खाने को ना मिले लेकिन कश्मीर पर विवाद ना हो या बात ना करे पाकिस्तान, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे में एक भारतीय होने के नाते दोस्तों कमेंट में पाकिस्तान को जवाब जरूर दीजिएगा कि कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। बेहतर होगा कि कश्मीर की सोच अपने दिमाग से पाकिस्तान निकाल दे। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी संकट, डॉलर की कमी से तेल की किल्लत, भारत से मांगी मदद की आस। जी हां, भारत के पड़ोसी देशों में मचा हाहाकार अब बांग्लादेश तक पहुंच गया है। बीते साल श्रीलंका में आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के चलते सड़कों पर हिंसा दिखी थी, तो इन दिनों पाकिस्तान में उपद्रव के हालात हैं। यही नहीं, इस बीच बांग्लादेश में भी डॉलर का संकट पैदा हो गया है और वो कच्चे तेल के आयात की पेमेंट भी नहीं कर पा रहा है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के ऊपर $300 मिलियन की रकम बकाया है, जो उसे तेल खरीदने के एवज में देनी है, लेकिन डॉलर की कमी के चलते पेमेंट करना मुश्किल है और नया आयात भी कर पाना संभव नहीं होगा। जी हाँ, देश भर में बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के जरिए ही तेल की आपूर्ति की जाती है। इस बीच कंपनी ने सरकार से गुहार लगाई है कि वे देश के वित्तीय बैंकों को अनुमति दे कि वे भारत को बकाया रकम रुपए में ही चुका दें। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार बीते साल के मुकाबले 1/3 ही रह गया है। रशिया की ओर से यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद से इसमें गिरावट का दौर चल रहा है। 17 मई तक आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश के पास कुल डॉलर रिजर्व $30.2 अरब ही रह गया है। जी हाँ, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहाँ भारत के इस कदम से बढ़ जाएगी चीन की टेंशन, बौखलाए ड्रैगन का क्या होगा अगला प्लान बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय के बाद विदेशी दौरे पर गए हैं। इस बार उनके दौरे में 3 देशों की
यात्रा शामिल है। कई मायने में पीएम मोदी के दौरे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत में जापान गए थे, उनका विदेशी दौरा ऑस्ट्रेलिया में खत्म होगा। इन दोनों के बीच पीएम की यात्रा कार्यक्रम में एक द्वीप राष्ट्र भी शामिल था जो आकर्षण का केंद्र बना। पीएम के पहुंचने पर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने उनके पैर भी छुए थे। पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से 2369 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित यह द्वीप राष्ट्र इस बार मोदी की विदेश यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। पापुआ न्यू गिनी प्रशांत द्वीप देशों में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह द्वीप खनिज संसाधनों से भी समृद्ध है और यही सबसे बड़ा कारण है कि पापुआ न्यू गिनी एक द्वीप होते हुए भी प्रशांत क्षेत्र पर हावी है। जी हाँ, कई राजनीतिक पर्यवेक्षक पीएम मोदी के द्वीप राष्ट्र पर उतरने को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम मानते हैं। पापुआ न्यू गिनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कम महत्वपूर्ण नहीं है। पापुआ न्यू गिनी सोने और तांबे की खानों में समृद्ध है। चीन पिछले कुछ वर्षों से इस द्वीप पर विहंगम दृष्टि बनाए हुए हैं, भले ही ये अमेरिका के ध्यान से बच गया हो। जी हाँ, क्या पीएम मोदी ने द्वीप पर ध्यान केंद्रित करने की बीजिंग के प्लान को खराब कर दिया? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, इसीलिए इस दौरे को एक अलग ही आयाम मिला है। मोदी भारत प्रशांत द्वीप सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पापुआ न्यू गिनी गए। अन्य 14 प्रशांत द्वीप राष्ट्र राजधानी पोर्ट मोरब्बो में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। वहां दोनों राष्ट्राध्यक्ष दोनों देशों के आपसी संबंधों को सुधारने को लेकर चर्चा की गई। जी हाँ, अब ऐसे में चाइना का क्या होने वाला अगला प्लान, क्योंकि इससे तगड़ी वाली मिर्ची चाइना को तो लगी है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इमरान खान को एक और लगा तगड़ा झटका। बार बार हो रही गिरफ्तारी से तंग आकर करीबी नेता यानी शिरीन मजारी ने छोड़ी इमरान की पीटीआई पार्टी। जी हां, पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया इमरान खान की करीबियों में शामिल नेता शिरीन मजारी ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने सिर्फ पीटीआई ही नहीं बल्कि सक्रिय राजनीति छोड़ने तक का फैसला कर लिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने इस्लामाबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। गौरतलब है कि 9 मई को हुए दंगों के बाद पिछले कुछ दिनों में मजारी को कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी बीच इमरान खान की करीबी नेता ने राजनीति छोड़ने का फैसला ही ले लिया। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने मंगलवार को ही दावा किया था कि मजारी को अब तक कुल 5 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्हें गुजरात प्रांत से 5वीं बार गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां G7 के बयान से गुस्साए चीन ने यूएस माइक्रोन चिप के इस्तेमाल पर ही लगा दिया बैन। अमेरिका ने जताया इस पर विरोध। जी हाँ, चीन और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच G7 शिखर सम्मेलन में जारी एक संयुक्त बयान से तिल मिलाए चाइना ने अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन उठाया है। चीन ने देश में अमेरिका स्थित माइक्रोन टेक्नोलॉजी के चिप्स की बिक्री पर ही प्रतिबंध लगा दिया। इस कारण चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को बताया है। दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलट ने चीन के इस फैसले पर चिंता जाहिर प्रतिबंध का विरोध किया। साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना यानी CSE ने बताया है कि समीक्षा में पाया गया है कि माइक्रोन के उत्पादों में गंभीर नेटवर्क सुरक्षा जोखिम है जो चाइना की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना आपूर्ति श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं। इससे चाइना की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है। जी हाँ, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां आत्मनिर्भर भारत पहल में अमेरिका बराबर का भागीदार। जी हाँ, जनरल एटॉमिक्स के CEO का बहुत बड़ा बयान। दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री इन दिनों विदेशी यात्रा पर, इस दौरान उन्होंने क्वाड और G7 सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था। तो वहीं जून में पीएम मोदी की यात्रा भी प्रस्तावित है। इससे पहले जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल ने कहा कि रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की भारत की पहल में अमेरिका स्वाभाविक भागीदार है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत एक शानदार पहल है जिसका लंबे समय से इंतजार था। इसे अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। इसमें बहुत अधिक सहयोग, शोध और विकास और तकनीकी योगदान की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि ये एक बेहद प्रशंसनीय पहल है। प्रधानमंत्री के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अमेरिका और भारत सरकार मिलकर काम करें तो शायद ये सबसे अच्छा रास्ता होगा। ऐसे में दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के पहल में अमेरिका बराबर का भागीदारी है? देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या राय है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां रूसी तेल पर डींगे हाँक रहा था EU का अधिकारी। जयशंकर जी ने आईना दिखाया तो तुरंत बदल गए उसके सुर। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति के सर्वोच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल ने एक बार फिर रशिया से तेल आयात पर भारत पर निशाना साधा है। बोरेल के सुर इस बार बदले थे, लेकिन वो अपनी बात को दोहराना नहीं भूले। जोसेफ बोरेल ने कहा था कि अगर भारत रशिया से तेल खरीद रहा है तो फिर ठीक है। बोरेल ने पिछले दिनों इस बात पर आपत्ति जताई थी कि आखिर भारत रशिया से तेल खरीदकर फिर से उसे प्रोसेस करके यूरोप को बेचता है। बोरेल का नया बयान ये बताने के लिए काफी है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने पिछले दिनों उनके जिस नियम पर नसीहत दी थी अब वो उन्हें शायद समझ आ गया है उसे। वैसे बोरेल को उनके ही देश के विशेषज्ञ एक शर्मिंदगी के तौर पर देखते हैं। इसके बाद
भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अपने ही अंदाज में उन्हें करारा जवाब देकर उनका मुंह बंद कर दिया। जयशंकर जी ने बोरेल को ईयू काउंसिल के उस नियम की याद दिलाई थी जिसे वो शायद भूल चुके थे। जयशंकर जी ने बोरेल को ईयू काउंसिल के 833/2014 की याद दिलाई। जयशंकर ने कहा कि इस नियम के साथ ही ये साफ हो जाता है कि रशिया से आने वाला कच्चा तेल अगर किसी तीसरे देश में प्रोसेस से गुजरता है तो फिर उसे रशिया तेल नहीं समझा जाएगा। बोरेल यही नहीं रुके थे, उनका कहना था कि अगर डीजल या पेट्रोल यूरोप में दाखिल हो रहा है और भारत से आ रहा है और रूसी तेल के साथ प्रोसेस्ड उत्पादित किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से प्रतिबंधों का उल्लंघन और सदस्य देशों को इससे निपटना होगा। मगर जयशंकर जी के जवाब ने बोरेल के हर आरोप को खारिज कर दिया। साथ ही साथ एक और खबर बता दे, जहां यूक्रेन की ओर से घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम, 70 हमलावर ढेर, जंग के बीच रशिया का बहुत बड़ा दावा। जी हां, रशिया ने मंगलवार को दावा किया कि उसके सैनिकों ने सीमा पार से किए गए यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि 24 घंटे तक चली लड़ाई में 70 से अधिक हमलावर मारे गए। रूसी क्षेत्र में सीमा पार से सोमवार को शुरू हुए हमले की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी और न ही ये कहा जा सकता कि हमले के पीछे कौन था या इसका क्या उद्देश्य था। 15 महीने से जारी रशिया यूक्रेन युद्ध में गलत सूचनाओं का प्रसार भी एक हथियार रहा। अगली खबर की बात करें, जहां ऑस्ट्रेलिया में बिहारी समीर पांडे ने गाड़ा झंडा, मेयर पद हासिल करने वाले बने पहले भारतीय। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सिटी ऑफ पैरामाटा काउंसिल ने सोमवार को पार्षद समीर पांडे को मेयर के रूप में चुना है। समीर इस पद को हासिल करने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। उनका चुनाव पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के साथ हुआ जो मंगलवार को समाप्त हुआ। पैरामाटा न्यू साउथ वेल्स में सिडनी से सटा एक महत्वपूर्ण शहर है। पैरामाटा में भारतीय मूल के लोगों की संख्या काफी अधिक है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया। 2.5 लाख से अधिक की आबादी वाले इस शहर में 11% से भी अधिक लोग भारतीय मूल के हैं। लेबर पार्टी के पार्षद समीर पांडे अब तक डिप्टी लॉर्ड मेयर थे और पूर्व मेयर डोना डेविस के विधानसभा में चुने जाने के बाद खाली हुए पद पर चुने गए हैं। अपनी नई भूमिका के बारे में बात करते हुए पांडे ने उत्साह व्यक्त किया। ऐसे में समीर पांडे जी को कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा आप लोग। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां चीन के BRI प्रोजेक्ट से अफ्रीका के कई देश हो रहे कंगाल। रिपोर्ट में शी जिनपिंग के खतरनाक इरादों का बड़ा खुलासा। जी हां, चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक बार फिर चर्चा में है। इसका उद्देश्य विश्व में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करना है जो बदले में चाइना के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाएगा। लेकिन इस परियोजना को लेकर अफ्रीकी देशों में सवाल खड़े हो रहे हैं। केन्या स्थित मीडिया कंपनी कैपिटल न्यूज ने कहा कि चीन बार बार ये दावा करता है कि BRI के तहत बीजिंग की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से अफ्रीका को लाभ हुआ है, लेकिन उनके प्रतिकूल प्रभाव देश के पर्यावरण के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि रेलवे, बंदरगाह, राजमार्ग और अन्य बुनियादी ढांचे जैसी BRI परियोजना में सहयोग करने के लिए 140 से अधिक देशों ने चाइना के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। कैपिटल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का दावा है कि अफ्रीकी देशों को इस परियोजना से बहुत लाभ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का यह विकास अफ्रीकी देशों को महंगा पड़ रहा है और वहां के वातावरण को दूषित भी कर रहा है। और रिपोर्ट का यह भी मानना है कि लंबे वक्त में इस योजना के नुकसान बहुत अधिक हैं। आपको बता दें कि चीन की इस परियोजना पर घोटाले, भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां कूनो नेशनल पार्क से फिर एक और बुरी खबर, मादा चीता ज्वाला के शावक की मौत। जी हां, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीते ज्वाला के शावक की मौत हो गई है। कूनो में ये चौथे चीते की मौत है। कूनो के बड़े बाड़े में मादक चीता ज्वाला और उसके शावकों को रखा गया है। यहीं पर कल शावक की मौत की पुष्टि हुई। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। अब तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गौरतलब है कि शावक को कोई बीमारी थी या इसकी पुष्टि पहले नहीं हुई। बताते चले कि बीते महीने मादा चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था। शावकों को बड़े बाड़े में रखा गया था और उनके स्वास्थ्य की निगरानी भी की जा रही थी, लेकिन आज सुबह शावक की मौत से कूनो प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें दोस्तों, जहां केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को मिला ममता बनर्जी का साथ, कांग्रेस ने किया किनारा। जी हां, दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला गर्मा गया है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने देशव्यापी समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और मंत्री आतिशी सिंह भी थी। आप नेताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। उसके बाद केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। तो वहीं कांग्रेस ने इस पूरे विवाद से ही किनारा कर लिया। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां क्या नए संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी। पार्टी ने साफ कर दिया अपना रुख। बता दें, टीएमसी ने नए संसद भवन के उद्घाटन से दूरी बना ली है। पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने मंगलवार यानी 23 मई को ट्वीट किया कि संसद सिर्फ नई इमारत नहीं है, ये पुरानी
परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों के साथ एक प्रतिष्ठान है। ये भारतीय लोकतंत्र की नींव है। टीएमसी सांसद ने आगे लिखा कि पीएम मोदी को यह समझ नहीं आ रहा है उनके लिए रविवार को नए भवन का उद्घाटन में और उनके खुद के बारे में ही है, इसीलिए हमें तो इससे बाहर ही समझे। वहीं टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि टीएमसी नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेगी। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की ओर से नए संसद भवन का उद्घाटन करने के विरोध में हैं। हम समारोह का बहिष्कार करने की सोच रहे हैं और पार्टी इस मामले में अंतिम फैसला लेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है और ऐसे में अगर हम पुरानी चीजों को लेकर के इतने ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो हम दुनिया में कहीं ना कहीं पीछे रह सकते हैं। ऐसे में नए संसद का जिस प्रकार से उद्घाटन होना है और उसकी नींव तैयार की गई, अगर आप भी मानते वास्तव में भारत के लिए ये बहुत फायदेमंद होने वाला है और दुनिया में किसी से कम नहीं होने वाला, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां बहाल होगी पुरानी पेंशन, रद्द होगी नई पेंशन। सरकार ने लिखी चिट्ठी, इनको मिलेगा फायदा। बता दें, अगर आप खुद सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यानी कर्मचारी है, तो ये खबर आपके काम की है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की तरफ से 22 दिसंबर 2003 तक निकले भर्ती के विज्ञापन से नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का हकदार माना है। इसमें आईएएस अधिकारी और कर्मचारी दोनों ही पेंशन के हकदार हैं। इसके आवेदन के लिए 31 अगस्त 2023 का विकल्प दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण की तरफ से भेजे गए पत्र के अनुसार यूपी के कार्मिक विभाग ने काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें, देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन को खत्म करते हुए न्यू पेंशन स्कीम सिस्टम शुरू किया गया। एनपीएस के तहत कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन में जीपीएफ की सुविधा है, लेकिन नई पेंशन में ये नहीं है। पिछले कुछ समय से राज्यों और केंद्र में पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। कुछ राज्य सरकारों की तरफ से इसे बहाल कर दिया गया है। ऐसे में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की तरफ से आया पत्र कर्मचारियों को राहत देने वाला है। जी हाँ, बाकी सारी जानकारी दोस्तों हमने स्क्रीन पर दे दिया, आप देख पा रहे होंगे। कोई भी सवाल जवाब हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम आपको वहीं के वहीं रिप्लाई देंगे। और साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।